कहने को तो दोनों के बीच खामोशी थी, पर दोनों ही अपनी सोच में इतने व्यस्त थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने आज एक प्लेट में साथ खाना खाया था, जो किसी रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। खाना खाकर नन्ही प्लेट लेकर रियांश को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है, तो रियांश अपनी बालकनी में आकर सोफे पर बैठकर आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह रूहानिका की नींद खुलती है, तो वह एकांश का सिर अपनी गोद में देकर और खुद को बेड से टेक लगाकर बैठा पाकर धीरे से एकांश का सिर पिलो पर रखती है। फिर उसके माथे पर आए बालों को पीछे करके धीरे से कहती है, गुड मॉर्निंग एकांश जी। इतना कहकर वो झुककर एकांश का माथा चूमती है। फिर कुछ पल उसे देखने के बाद उठकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। नहाकर रेडी होकर रूहानिका सबसे पहले पूजा करती है और सब जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करती है। फिर किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। दूसरी तरफ एकांश की नींद करीब 10 बजे खुलती है, तो वो उठकर बेड पर बैठता है। तभी उसे अपने सिर में तेज दर्द का एहसास होता है, जिससे वो अपना सिर पकड़कर कल रात के बारे में याद करते हुए खुद से कहता है, कल रात तो मैं क्लब गया था, फिर यहाँ कैसे आया और मुझे कुछ याद क्यों नहीं, कल रात क्या हुआ। तभी रोहानिका एक ट्रे में नींबू पानी लाकर बेड की साइड टेबल पर रखकर बिना उसे देखे कहती है, यह पी लीजिए, इससे हैंगओवर उतर जाएगा आपका। इतना कहकर वो जाने लगती है, तो एकांश उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपने पास बैठाकर हिचकिचाकर कहता है, कल रात कुछ हुआ है क्या। रोहानिका उसकी बात सुनकर बिना उसे देखे सख्ती से कहती है, आपको उससे क्या, आप जाकर पीजिए और शराबी बन जाइए, क्योंकि आपके पास कोई नहीं है ना अपना दर्द बांटने वाला, और मुझे तो आप बस ऐसे ही झेल रहे हैं, सिर्फ हमारी सो कॉल्ड शादी की वजह से। तो मुझसे तो आप कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए तो आपको शराब का सहारा लेना पड़ा। उसकी बात सुनकर एकांश एक पल को हैरानी से उसे देखता है, पर फिर उसका तन समझते हुए अपने कान पकड़कर कहता है, आई एम सॉरी रूह, अब से पक्का ऐसा नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो आपको बताऊँगा। रूहानिका उसकी बात सुनकर तिरछी नज़रों से देखती है, फिर कहती है, नहीं, आप जाइए, जाकर शराबी बनिए, मुझे नहीं करनी आपसे बात। इतना कहकर वो उठने लगती है, तो एकांश उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाकर कहता है, बार बार आप मुझे शराबी क्यों बोल रही हैं। रूह, मैंने फर्स्ट टाइम पी थी, इससे पहले मैंने कभी ड्रिंक नहीं की। रोहानिका उसे घूरते हुए कहती है, अच्छा, तो आपका मतलब है आपने फर्स्ट टाइम पी, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अरे आपने पी ही क्यों, मुझे आप किस लिए लाए थे शादी करके, अपना यह शराबी वाला रूप दिखाने के लिए। एकांश बार बार रूहानिका के शराबी बोलने पर चिढ़कर कहता है, रूह, आप बार बार एक ही बात क्यों कह रही हैं, और कहा ना मैंने फर्स्ट टाइम पी है, प्रॉमिस आज के बाद नहीं पीऊँगा। रूहानिका उसकी बात सुनकर उसे देखकर कहती है, पक्का। एकांश रूहानिका के सिर पर हाथ रखकर कहता है, पक्का, आपकी कसम, आज के बाद कभी नहीं पीऊँगा, चाहे कितनी बड़ी बात क्यों ना हो। आपको बताऊँगा, ड्रिंक का सहारा नहीं लूँगा। उसकी बात सुनकर रूहानिका हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, चलिए, आपको माफ़ किया, आपका ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए अब आइंदा से मत लीजिएगा, क्योंकि आपने मेरी कसम खाई है। उसकी बात सुनकर एकांश मुस्कुराता हाँ में सिर हिलाता है, तो रोहानिका उसे अपनी गोद में सिर रखने का इशारा करती है। जिसे एकांश उसकी गोद में सिर रखता है, तो रोहानिका उसके बालों को सहलाकर प्यार से कहती है, एकांश जी, जब जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी है, आप हमेशा मेरे साथ थे, पर जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ी, आपने मुझसे मुँह क्यों मोड़ लिया। आई नो, आप अकेले में कुछ समय चाहते थे, तो क्या जैसे आपका हक मुझे हील करने का है, मेरे सारे दर्द पर मरहम लगाने का है, क्या मेरा वो हक नहीं। इतना कहते हुए उसका गला रुंध जाता है। एकांश झट से उठकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, रूह, आपको पूरा हक है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको ऐसा फील हुआ। आई नो, आपको लगा होगा मेरी लाइफ में आपकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं कि मैं आपसे अपने दर्द बांट सकूं, पर सच्चाई यह है रूह, आपके साथ ही तो मेरी ज़िंदगी है। कल मैं पता नहीं कौन से स्टेट ऑफ माइंड में था, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम अलग हो जाएंगे। इन सब के कारण मुझे कुछ वक्त चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ या मेरे साथ क्या हो रहा है। इन सब में मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, बस इसलिए दूर गया था आपसे। बट आई थिंक वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रानिका उसकी बातें सुनकर उसके हाथों पर अपना हाथ रख कर कहती है,
आप कभी मुझे तकलीफ़ नहीं दे सकते एकांश जी। आपने तो हमेशा मुझसे मेरी तकलीफ़ों को दूर किया है, हमेशा मुझे खुश रखा है। अगर आपसे कभी मुझे तकलीफ़ मिली भी, तो वो मेरे लिए कभी तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि आपका दिया एक ख़ास तोहफ़ा होगा, जो हमेशा मेरे दिल के अज़ीज़ होगा। उसकी बात सुनकर एकांश आगे बढ़कर उसके माथे को अपने होठों से छू लेता है, तो रुहानिका उसके सीने से लगकर उसकी दिल की धड़कनें सुनने लगती है। राठौर मेंशन। नन्ही सुबह उठकर नीचे आती है, तो किसी को हॉल में ना देखकर एक गहरी सांस छोड़ती है। फिर किचन में जाकर मेड से ब्रेकफास्ट के बारे में पूछने लगती है। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद नन्ही सबसे पहले ब्रेकफास्ट लेकर सावित्री जी के कमरे में जाती है। सावित्री जी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। यह देखकर नन्ही उनके दरवाजे पर नॉक करती है, तो सावित्री जी दरवाज़ा खोलकर उसे देखकर अंदर आने को कहती हैं। नन्ही अंदर आकर नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखकर कहती है, चलिए दादी, आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी, आइए बैठिए। उसकी बात सुनकर सावित्री जी बेड पर बैठकर कहती हैं, हमारा मन नहीं है नन्ही, आप नाश्ता ले जाइए। नन्ही उनकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर कहती है, दादी, अगर आप नहीं खाएंगे तो सोचिए एकांश और रुहानिका को कितना बुरा लगेगा, और सबसे ज़्यादा तो रुहानिका को बुरा लगेगा। उसने मुझे खास कहा था आपका ख्याल रखने के लिए। अगर उसे पता चला आप समय पर खाना नहीं खा रही, अपनी दवाइयाँ नहीं ले रही, तो उसे कितना बुरा लगेगा, सोचा है आपने? फिर वो एकांश को कैसे संभालेगी? उसका सारा ध्यान तो आप पर रहेगा, और एकांश इन सब का ब्लेम खुद पर लेगा कि उसकी वजह से ऑलरेडी पहले सब अलग हुए और आपकी तबीयत भी खराब हो गई। क्या आप चाहती हैं कि एकांश और रुहानिका खुद को ब्लेम करें? नन्ही की बात सुनकर सावित्री जी किसी गहरी सोच में पड़ जाती हैं। वहीं नन्ही उन्हें सोचता देखकर मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि यह उसकी ट्रिक थी जो शायद काम करने वाली थी। सावित्री जी कुछ देर सोचकर कहती हैं, ठीक है, चलिए हम खा लेते हैं। नन्ही उनकी बात सुनकर खुशी से प्लेट उन्हें देती है, तो सावित्री जी जैसे ही पोहा खाने को होती हैं, अचानक ही रुककर उसे देखकर कहती हैं, आपने खाया? सावित्री जी के लिए ये बड़ा आम सा सवाल था, पर नन्ही के लिए ये बहुत बड़ी थी। आज से पहले कभी किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा था, सिवाय कौशल्या जी के। उसके माता पिता उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं था नन्ही के होने ना होने से। वो तो अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि नन्ही ने खाना खाया या नहीं, या फिर वो कैसी है, उसकी तबीयत तो ठीक है। उन्हें इन सब से कोई लेना देना नहीं था। ये सब सोचकर नन्ही की आंखों में नमी आ जाती है। नन्ही अपनी आंखों की नमी छिपाकर हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, आप फिक्र मत करिए दादी, मैं सबको नाश्ता करवाकर नित्या के साथ कर लूँगी। सावित्री जी उसकी बात पर सिर हिलाकर अपना नाश्ता करने लगती हैं, तो नन्ही वहाँ से सीधा किचन में जाती है स्वर्णा जी और राजवीर जी का नाश्ता लेने। ऐसे करके नन्ही सबको नाश्ता करवा देती है, सिवाय रियांश, शिवांश, नित्या, पूजा जी और रणविजय जी। दोनों ही सुबह से उसे नहीं दिखे थे। पूजा जी ने कल से खुद को बंद कर रखा था, और रणविजय जी का कोई अता पता नहीं था कल से। नन्ही नाश्ते की प्लेट लेकर रियांश के कमरे के सामने जाकर दरवाज़ा नॉक करती है, तो रियांश दरवाज़ा खोलकर उसे देखकर अपनी भौहें उचकाता है। वहीं नन्ही पहली बार रियांश को फॉर्मल बिजनेस सूट में तैयार देखकर कुछ पल के लिए उसको देखती ही रह जाती है। नन्ही को एकटक खुद को घूरता पाकर रियांश उसके सामने हाथ हिलाकर कहता है, ओह हेलो मिस, क्या हुआ? उसकी आवाज़ सुनकर नन्ही होश में आकर नजरें अटकते हुए चुराकर कहती है, वो नाश्ता मैं तुम्हारा। रियांश को उसकी बात तो समझ नहीं आती, पर उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट देकर वो समझ जाता है और उसे मना करते हुए कहता है, मेरा मन नहीं है। इतना बोलकर वो पीछे मुड़ता है कि तभी नन्ही उसे धक्का देकर अंदर आकर नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखकर वहाँ से भागते हुए कहती है, खाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, वरना रखी रहने दो ये प्लेट यहाँ, मुझे क्या। रियांश उसकी इस हरकत पर हैरान हो जाता है, पर फिर उसे रोकने को होता है। तब तक नन्ही वहाँ से चली जाती है, तो रियांश नाश्ते की प्लेट देखकर हल्के गुस्से में कहता है, मैं क्या इसका नौकर हूँ जो जब ये जो बोलेगी मुझे करना पड़ेगा? अब तो मैं नहीं खाने वाला ये नाश्ता। इतना कहकर वो ड्रेसिंग के सामने जाकर अपने बाल सही करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नन्ही किचन में आकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों पर काबू पाकर कहती है, ये मुझे क्या हो रहा था, मैं खुलेआम उसे चेकआउट कैसे कर सकती हूँ? फिर कुछ सोचते हुए, वैसे जो भी कहो बिजनेस सूट में ड्रेसिंग लग रहा था,
बिल्कुल, यह कहकर वो शर्माकर मुस्कुरा देती है, पर फिर अचानक ही अपनी सोच पर उसे काफ़ी हैरानी होती है। दूसरी तरफ रुहानिका एकांत से अलग होकर उसे नींबू पानी देती है, जिसे पीकर एकांश नहाने चला जाता है। कुछ देर बाद एकांश रेडी होकर नीचे आता है तो रुहानिका दोनों पर नाश्ता लगाते हुए कहती है, आइए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। एकांश उसके पास जाकर एक चेयर खींच कर बैठता है और अपने और रुहानिका के लिए नाश्ता लगाकर रुहानिका को अपने पास वाली चेयर पर बैठाते हुए कहता है, आप भी बैठिए और खाइए। रुहानिका और एकांश नाश्ता करने लगते हैं। तभी रुहानिका कहती है, मैं सोच रही हूँ जॉब ढूंढ लूँ, एक अच्छी सी। उसकी बात सुनकर एकांश के हाथ रुक जाते हैं और वो उसे देखकर कहता है, पर आप तो जॉब नहीं करना चाहती थी, फिर अब अचानक क्या हुआ? रुहानिका उसे देखकर मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि अब मेरा मन है, तब मन नहीं था। एकांश मायूसी से कहता है, मुझे पता है रूह, ये सब आपको मेरी वजह से करना पड़ रहा है। मेरी वजह से आपको जॉब करनी पड़ेगी, जबकि आपके सपने, आपके एम्बिशंस तो कुछ और ही हैं। रुहानिका उसके हाथ पर हाथ रखकर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है एकांश जी, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। और रही बात सपनों की, तो हम बाद में भी पूरा कर सकते हैं। अभी मेरे लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा मैटर रखता है तो वो हैं आप और हमारा यह खूबसूरत सा रिश्ता। इसलिए बेकार की बातें मत सोचिए। एकांश उसकी बातें सुनकर उसे कुछ पल देखता है, फिर कहता है, रूह आई डोंट नो, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मुझे आप मिली। आजकल की ज़्यादातर लड़कियों के लिए तो पैसा कैरियर ही सब कुछ होता है। इसके आगे वो अपने परिवार को भी भूल जाती हैं, पर आप उन सब से अलग हैं। रुहानिका उसकी बात सुनकर शर्माने का नाटक करते हुए कहती है, अब आप मेरी इतनी भी तारीफ मत करिए। उसकी नौटंकी देखकर एकांश हंस पड़ता है, जिससे रुहानिका के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। इसी तरह दोनों अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं। फिर नाश्ता ख़त्म करके एकांश बर्तन किचन में रखते हुए कहता है, रूह मेरे पास काफ़ी पैसे हैं बैंक अकाउंट में, उससे हम एक छोटा सा फ्लैट खरीद लेते हैं ईएमआई पर, क्योंकि कुछ पैसे मुझे कंपनी बनाने में भी लगाने होंगे। रूहानिका उसके पास जाकर उसका हाथ थाम कर कहती है, आपको जो जैसे करना है करिए, बस इतना याद रखिए कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। और एक काम करिए, कुछ पैसे जो मेरे पापा ने मेरे लिए एफडी करवाई थी उसे ले लीजिए। चलिए मैं आपको पासबुक और कार्ड दे देती हूँ, आप जाकर वो पैसे निकाल लीजिएगा। एकांश उसे रोकते हुए कहता है, नहीं रूह, मैं वो पैसे नहीं ले सकता, वो आपके पैसे हैं। पापा जी ने उसे आपके लिए सेव करके रखा था, मैं कैसे वो पैसे ले सकता हूँ। रहने दीजिए, मैं मैनेज कर लूँगा। और फिर आपको उन पैसों से एनजीओ बनवाना है, फिर मैं कैसे उनका यूज़ कर सकता हूँ। रुहानिका उसे देखकर मायूसी से कहती है, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं एकांश जी कि मेरा दिल दुखे। क्या आपको मैं खुद अच्छी नहीं लगती? एकांश उसकी बात सुनकर परेशानी से कहता है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं रूह, मैंने ऐसा तो कुछ गलत नहीं कहा। रुहानिका नाराज़गी से उसे देखकर कहती है, क्या मैंने आपको बताया नहीं था कि जो मेरा है वो आपका है। हमारे रिश्ते में मेरा तेरा जैसा कुछ है ही नहीं, फिर आप बार बार यही बात करके ऐसा क्यों जता देते हैं। देखिए एकांश जी, एनजीओ मेरा सपना है और उसे मैं बाद में भी पूरा कर सकती हूँ, लेकिन इस वक्त आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर मैं कैसे आपकी मदद ना करूँ। और फिर जब आपके पास सब कुछ हो जाएगा ना, तब हम दोनों मिलकर एनजीओ के बारे में सोचेंगे। हाँ, तब तक आप इसे भूल जाइए और चुपचाप पैसे ले लीजिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उसकी बात सुनकर एकांश ने उसे बेचारगी से देखकर कहा, ठीक है, वैसे भी आप अपने आगे मेरी तो सुनने वाली नहीं। रुहानिका ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर एकांश ने सिर हिलाकर उससे कार्ड और पासबुक देने को कहा, तो रुहानिका उसे लेकर रूम में चली गई। पासबुक और कार्ड लेकर एकांश रुहानिका को बाय कहकर चला जाता है, क्योंकि आज उसकी एक ब्रोकर से मीटिंग थी जो उसे फ्लैट और कंपनी के लिए कुछ ज़मीनें दिखाने वाला था। वहीं रुहानिका घर पर रहकर अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ राठौर मेंशन, नन्ही सुबह के इंसिडेंट के बाद से ही अपनी जॉब पर चली गई थी, पर इस बार वो रियांश के साथ नहीं गई थी, क्योंकि वो और एम्ब्रेस नहीं होना चाहती थी। शाम को करीब 8 बजे नन्ही थककर ऑफिस से मेंशन आती है और सोफे पर बेतरतीबी से गिर जाती है और अपनी आंखें मूंद लेती है। तभी रियांश भी ऑफिस से आता है और खाली घर को देखकर एक गहरी सांस छोड़कर अंदर आता है। तभी उसकी नज़र नन्ही पर जाती है। उसे ऐसे सोफे पर पड़ा देखकर रियांश कहता है, तुम यहाँ क्यों सो रही हो?
नन्ही उसकी आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है तो कुछ पल के लिए देखती ही रह जाती है। रियाज के बाल मैसी हो रखे थे जो उसके चेहरे को और भी आकर्षित बना रहे थे। उसकी थकी हुई आंखें किसी नशीली आंखों से कम नहीं लग रही थीं। उसने अपना ब्लेजर अपने दाएं हाथ में पकड़ा था और शर्ट के 2 बटन खुले छोड़ रखे थे, जिससे उसका आकर्षित चेस्ट साफ दिख रहा था और स्लीव्स फोल्ड कर रखी थी, जिससे उसके सख्त हाथ भी साफ दिख रहे थे। नन्ही को खुद को एकटक घूरता पाकर रियाज थोड़ा खींच कर कहता है, क्या हो गया है तुम्हें? जब देखो तब घूरती रहती हो मुझे। नन्ही उसकी बात सुनकर होश में आकर नजरें चुराकर अटकते हुए कहती है, मैंने कब घूरा तुम्हें? तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। रियाज उसकी बात सुनकर नामे से हिलाकर कहता है, नेवर माइंड, जो मन में आए करो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं नन्ही अपनी बढ़ी हुई सांसों को काबू पाकर कहती है, ये लड़का तो मुझे पागल ही कर देगा। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? ऐसा तो मुझे कभी एकांत के लिए भी फील नहीं हुआ। इतना कहकर वो अपना पर्स उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। रियाज अपने कमरे में जाकर रूहानिका को कॉल लगाता है तो दूसरी तरफ कुछ देर बाद रूहानिका कॉल उठाकर कहती है, हेलो रियाज, कैसे हो? रियाज उदासी से कहता है, आप लोगों के बिना कैसा हो सकता हूँ? रूहानिका उसकी उदास आवाज़ सुनकर कहती है, हे, तुम्हें ऐसे उदास नहीं होना है। आफ्टर ऑल तुम्हें ही तो सब संभालना है। अच्छा बताओ, बाकी सब कैसे हैं? सबके बीच अब सब कुछ ठीक है ना? रियाज मायूसी से कहता है, नहीं, कुछ ठीक नहीं है। कोई भी अपने कमरे से निकलने को तैयार नहीं है। सबका नाश्ते से लेकर डिनर सब कुछ रूम में ही होता है। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा यहाँ। रूहानिका उसे समझाते हुए कहती है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। बस तुम सबको पास रखने की कोशिश करो। और ये बताओ, तुम तो टाइम पर ब्रेकफास्ट और डिनर करते हो ना? उसकी बात सुनकर रियाज को सुबह की बात याद आती है जब नन्ही नाश्ता टेबल पर रखकर भाग गई थी। उसके जाने के बाद रियाज ने सोचा तो था कि वो अब नाश्ता नहीं करेगा, पर फिर अचानक ही उसने ना जाने क्या सोचकर वो नाश्ता पूरा ख़त्म किया था। रियाज अपने ख्यालों में खोया था कि तभी रूहानिका ने फिर से कहा, हेलो रियाज, तुम लाइन पर हो ना? रियाज ने अपने ख्यालों से बाहर आकर कहा, हाँ, मैं टाइम पर ही सब करता हूँ। अच्छा, आप अपना बताइए, भाई कैसे हैं और आप कैसी हैं? रूहानिका कहती है, हाँ, वो अब कुछ ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। रियाज कहता है, भाभी, आप दोनों के बिना ना ये घर अच्छा नहीं लगता। सब कुछ पहले जैसा कब होगा? रूहानिका दूसरी तरफ से कहती है, जल्दी। फिर हिचकिचाकर, वैसे चाची कैसी हैं? रियाज को उनका नाम सुनते ही गुस्सा आता है, पर वो खुद पर कंट्रोल करके कहता है, पता नहीं, कल से वो कमरे से बाहर नहीं निकली। रूहानिका हैरानी से कहती है, और तुमने जाकर पूछा भी नहीं? रियाज, एक बार चेक करके आप कि सब ठीक तो है ना, और उन्हें कुछ खिला भी देना। रियाज हल्के गुस्से में कहता है, जिनकी वजह से ये सब हुआ उन्हें मैं जाकर अपने हाथ से खाना खिलाऊं या उनका हाल चाल लूं? ये तो मैं करने से रहा। और प्लीज़ भाभी, आप ये सब मत सोचिए, और उनके बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचिए। जब वो हमारे बारे में इतनी घटिया सोच रख सकती हैं तो हम उनके बारे में सोचें ही क्यों? रूहानिका उसका गुस्सा भांप कर हैरानी से कहती है, रियाज, तुम कब से इतना गुस्सा करने लगे? तुम तो कितने शांत रहते थे। रियाज खुद को शांत करके शांति से कहता है, हालात इंसान को अलग बना देते हैं भाभी। खैर, पता है, आज हमने एक बहुत अच्छी डील क्रैक की। ये मेरी पहली डील थी जो मैंने अकेले अपने दम पर क्रैक की है। रूहानिका खुशी से कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेसन। तभी डोरबेल बजती है। अच्छा सुनो, लगता है कोई आया है, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। रियाज भी बाय कहकर वो फ़ोन रख देता है और बालकनी में जाकर एकटक चांद को देखकर कहता है, आज आपकी वजह से पहली बार मेरे साथ भाई नहीं थे। प्रेजेंटेशन के टाइम पर मेरी नर्वसनेस दूर करने के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा चाची। इतना कहकर वो चांद को देखने लगता है। दूसरी तरफ रूहानिका दरवाज़ा खोलती है तो सामने एकांश को देखकर मुस्कुराकर उसका बैग लेती है तो एकांश अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है। रूहानिका दरवाज़ा बंद करके किचन से पानी लाकर उसे देकर कहती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? एकांश पानी पीकर गिलास टेबल पर रखकर कहता है, जितनी हमारी रेंज है उतने में कोई अच्छा फ्लैट नहीं मिल रहा, और ऑफिस के लिए एक छोटी सी कंपनी देखी है जिसे रिपेयर करवाकर नई कंपनी बनवाने का सोच रहा हूँ। वो हमारी बजट की है। रूहानिका उसके पास बैठकर कहती है, इट्स ओके एकांश जी, अगर ज़्यादा अच्छा घर नहीं भी मिल रहा है तो हम किसी छोटे से घर में रह लेंगे। वैसे भी सिर्फ हम दोनों को ही तो रहना है।
और पता है मुझे ना छोटे घर बहुत पसंद है। वो बहुत क्यूट होते हैं और उनमें सुकून होता है जो हमें आलीशान महलों में भी नहीं मिलता। एकांश उसकी बात सुनकर गौर से उसे देखकर कहता है, आप बहुत अच्छी हैं रूह। रूहानिका अदाओं से अपने बाल झटक कर कहती है, वो तो मैं हूँ। एकांश उसकी इस हरकत पर हंस देता है तो रूहानिका भी मुस्कुरा देती है। फिर अचानक ही कुछ याद करके अपना सिर पीट कर कहती है, ओह नो, मैं तो भूल ही गई आपको बताना। मैंने ना यहाँ की एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है। परसों इंटरव्यू है मेरा। एकांश उसे देखकर कहता है, पर आप तो पहले स्कूल में पढ़ाती थी, फिर अब कॉलेज? रूहानिका कहती है, हाँ मन किया अब कॉलेज में पढ़ा लेती हूँ। और फिर वैसे भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है। केमिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और शादी से पहले मैंने यूजीसी का एग्ज़ाम भी दिया था। प्लस मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो सब कुछ मेरे फेवर में है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कॉलेज में अप्लाई कर दिया जाए। पर अब थोड़ी नर्वसनेस हो रही है। मैंने आज से पहले कभी बड़े स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया है। एकांश उसका हाथ थाम कर कहता है, इट्स ओके रू, मुझे पता है आप अपना बेस्ट देंगी, तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रूहानिका उसकी बात सुनकर सिर हिलाकर उसके सीने से लग जाती है, जिससे एकांश उसके बाल सहलाकर मन में सोचता है, आई नो रू, आपने कॉलेज में क्यों अप्लाई किया, क्योंकि स्कूल में इतनी सैलरी नहीं होती और आप मेरी हेल्प करना चाहती हैं, इसलिए आपने कॉलेज में अप्लाई किया। खैर, आई जस्ट होप आपको यह जॉब मिल जाए और मेरी कंपनी भी जल्दी से शुरू हो। उसे जल्दी से कोई अच्छा सा इन्वेस्टर मिल जाए तो सब अच्छा होगा। इतना सोचकर वो रूहानिका के बाल चूमता है। कुछ देर बाद रूहानिका एकांत से अलग होती है और उसे फ्रेश होने को आने का कहकर किचन में जाकर डिनर गर्म करने लगती है। एकांत के फ्रेश होकर आने पर रूहानिका और वो साथ में डिनर करते हैं। फिर किचन समेटकर रूहानिका एकांत की बाहों में सो जाती है। अगले कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। रूहानिका को एक अच्छे से कॉलेज में जॉब मिल चुकी थी और एकांत ने भी अपनी कंपनी का रिपेयरिंग का काम शुरू करवा दिया था। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे, पर एक दूसरे के लिए समय निकाल ही लेते थे। एकांश को अब तक उनके बजट का घर नहीं मिल पाया था, इसलिए दोनों अभी भी राजपूत निवास में रह रहे थे। दूसरी तरफ राठौर मेंशन में सबने साथ में बैठना, खाना खाना, बातें करना सब कुछ छोड़ दिया था। जहाँ पहले महफिल जमा करती थी, आज वहाँ सिर्फ खामोशी ही मिलती थी। रियाज ने खुद को ऑफिस के काम में झोंक दिया था। पूजा जी ने खुद को कमरे तक सीमित कर लिया था और बाकी सभी अपने काम से काम रखने लगे थे। कोई भी बिना किसी काम के एक दूसरे से बात नहीं करता था। रणविजय जी ने अपने कमरे में आना ही छोड़ दिया था। शिवांश और नित्या के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए उनका सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। लेकिन कभी कभी उन्हें एकांश और रूहानिका की कमी काफ़ी खलती थी। इन सब में सबसे ज़्यादा बुरा हाल सावित्री जी का था। उन्होंने बचपन से सबसे ज़्यादा प्यार एकांश को किया। फिर रूहानिका के आने के बाद उन्हें रूहानिका को अपनी बेटी से भी बढ़कर माना। लेकिन पूजा जी के एक फैसले की वजह से उनका परिवार पूरी तरह से बिखर चुका था और इन समय वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। पूरा दिन वो अपने कमरे में रहकर सोचती रहती, जिससे उनकी हेल्थ पर भी काफ़ी असर पड़ रहा था। पर नन्ही के टाइम पर मेडिसिन देने की वजह से वो ठीक थी। रूहानिका एकांश भी समय समय पर उनसे बातें करते रहते थे। वहीं नन्ही अब धीरे धीरे रियांश की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। वो वक्त बेवक्त बैठकर रियाज के बारे में सोचकर खुद में मुस्कुराती। जब भी मौका पड़ता रियाज को प्यार से निहारती रहती। वो खुद भी हैरान थी अपने इन एहसासों से, क्योंकि उसने आज तक यह सब एकांश के लिए भी महसूस नहीं किया था। कुछ दिन बाद रूहानिका अपने कमरे में रेडी हो रही थी, तभी एकांश अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए कमरे में आकर कहता है, रूह जल्दी चलिए, पूजा का टाइम निकल जाएगा। रूहानिका उसकी तरफ मुड़कर अपने झुमके पहनते हुए कहती है, हाँ चलिए, बस हो गया। एकांश उसकी आवाज़ सुनकर उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। आज रूहानिका ने रेड कलर का एक प्यारा सा अनारकली सूट पहना था। उसके साथ बालों की चोटी बनाई थी और मांग में एकांश के नाम का सिंदूर लगाया था। बाकी चेहरे पर हल्का मेकअप, गले में एकांश के नाम का मंगलसूत्र और एक प्यारी सी चैन जो उसकी मम्मा की थी। चूड़ियों और कंगन से भरे हाथ, जिसकी अनामिका उंगली में उसने एकांश की दी हुई सगाई की अंगूठी पहनी थी। इन समय रूहानिका काफ़ी प्यारी लग रही थी। रूहानिका अपने झुमके पहनकर एकांश के पास आकर कहती है, चलिए अब खड़े क्या हैं। एकांश उसे प्यार से निहारते हुए कहता है, ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल रू। रूहानिका उसकी बात सुनकर शर्माकर अपनी नज़र झुकाकर कहती है, थैंक यू, वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं इस कुर्ते में।
एकांश मुस्कुराकर कहता है, आखिर पसंद किसकी है? रुहानका उसे देखकर अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछती है, किसकी? एकांश उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, मेरी बीवी की। रुहानका उसकी बात सुनकर शर्माकर कहती है, अब चलिए नीचे वरना हम लेट हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर एकांश उसे छोड़ अदब से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके सामने झुककर कहता है, आफ्टर ऑल यू मैम। उसकी इस हरकत पर रुहानका मुस्कुराकर आगे बढ़ती है तो एकांश उसके पीछे पीछे चलने लगता है। आज होलिका दहन था और एकांश रुहानका राजपूत निवास के सामने जल रही होलिका में अपनी पूजा करने जा रहे थे। एकांश और रुहानका होलिका के सामने आकर सबसे पहले हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर अपनी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद रुहानिका एकांश के गाल पर हल्का सा गुलाल लगाकर कहती है, हैप्पी होली। एकांश प्लेट से लाल गुलाल लेकर पहले रुहानिका की मांग भरता है, फिर थोड़ा सा पर्पल गुलाल लेकर रुहानिका के गाल पर लगाकर मुस्कुराकर कहता है, हैप्पी होली रू। रुहानिका शरारत से मुस्कुराकर थोड़ा सा ग्रीन गुलाल लेकर एकांश के पूरे चेहरे पर लगाकर कहती है, बुरा ना मानो, होली है। इतना कहकर रुहानिका घर के अंदर चली जाती है। एकांश उसे पीछे भागते हुए चिल्लाकर कहता है, दिस इज नॉट फेयर रू। रुहानिका अंदर से खिलखिलाकर चिल्लाती है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर मिस्टर राठौर। एकांश उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर रुककर कहता है, लव? सीरियस रू? आर यू इन लव विद मी? रुहानिका उसकी बात सुनकर अपनी जीभ दांतों तले दबाकर धीरे से कहती है, ओह नो, ये क्या बोल दिया रू तुमने? बात संभालनी होगी, मेरा कन्फेशन ऐसा नहीं हो सकता। इतना कहकर रुहानिका एकांश के पास आकर कहती है, आप मुझसे प्यार करते हैं ना, इसलिए लव कहा। फिर बात बदलते हुए, यह सब छोड़िए और जल्दी से ये गुजिया टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। मैंने अकेले अपने हाथों से बनाई है। एकांश अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखकर पूछता है, अकेले? रुहानिका नर्वसली मुस्कुराकर कहती है, अच्छा ठीक है, आपने भी मदद की, बस अब खाकर बताइए ना कैसी बनी है। एकांश नामे से हिलाकर उसके हाथ से गुजिया खाकर कहता है, टेस्टी है। रुहानिका खुशी से कहती है ना, मुझे पता था ये टेस्टी होगी, आखिर हम दोनों ने मिलकर जो बनाई है। अब ना यह गुजिया मैं रियास और छोटी को खिलाऊंगी, देखना उन्हें बहुत पसंद। इतना कहते हुए अचानक ही उसकी नज़र एकांश पर जाती है और वो चुप हो जाती है। एकांश के चेहरे पर उदासीपन और मायूसी साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि रुहानिका उसे खुश रखना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि एकांश त्यौहार के दिन ऐसे उदास या मायूस हो, पर फिर भी उससे गलती हो गई जो उसने उनका जिक्र किया। रुहानिका एक गहरी सांस लेकर कहती है, आई एम सॉरी, मुझे उनके बारे में नहीं बात करनी चाहिए थी। एकांश उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर कहता है, इट्स ओके रू, वैसे भी वो हमारी फैमिली है तो हम क्यों नहीं बात करेंगे उनके बारे में। खैर चलिए, आप सबको फ़ोन मिलाइए, हम दोनों मिलकर सबको होली विश करेंगे। हाँ। रुहानिका सिर हिलाकर अपना फ़ोन लेकर आती है और फिर रियाज को कॉल करती है। राठौर मेंशन, आज होलिका दहन था, पर सुबह से ही राठौर मेंशन रोज़ की तरह वीराना था। वहाँ किसी त्यौहार के होने की कोई सजावट या कोई खुशी नहीं दिख रही थी। सब लोग अपने अपने कमरे में थे। सोना जी मैट से कहकर सिर्फ पूजा भर के लिए गुजिया खुरमा आदि बनाने को कह दिया था। सावित्री जी भी अपने कमरे में थीं और बाकी सब भी अपने कमरे में थे। रात में सब लोग पूजा करने के लिए नीचे आते हैं और राठौर मैंसन के बाहर होलिका दहन की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सब लोग बिना एक दूसरे को होली विश किए हुए अंदर जाने लगते हैं। तभी रियाज का फ़ोन बजता है, जो रुहानिका का नाम देखकर फ़ोन उठाकर कहता है, हैप्पी होली भाभी। उसके मुंह से भाभी सुनकर सब अपनी जगह पर रुक जाते हैं और उसकी शक्ल देखने लगते हैं। रुहानिका दूसरी तरफ से फ़ोन स्पीकर पर रखकर कहती है, हैप्पी होली रियाज, प्लीज़ वीडियो कॉल करो और बाकी सबको भी बुलाओ, हम दोनों सबको होली विश करना चाहते हैं। रियाज उसकी बात सुनकर ओके कहकर नित्या से अपना लैपटॉप लाने को कहता है। नित्या जल्दी से उसका लैपटॉप लेकर उसे देती है तो रियाज लैपटॉप से वीडियो कॉल कनेक्ट करके हॉल में रखे टेबल पर रखता है और सबको सोफे पर बैठने को कहता है। सभी लोग सोफे पर बैठते हैं। जल्दी कॉल कनेक्ट हो जाती है, जिससे सबको रुहानिका और एकांश का मुस्कुराता चेहरा नजर आने लगता है। इतने दिनों बाद रुहानिका और एकांश को देखकर सावित्री जी और सोना जी की आंखों में नमी आ जाती है। वहीं राजवीर जी और रणविजय जी भी काफ़ी भावुक हो जाते हैं। एकांश उन्हें भावुक देखकर कहता है, प्लीज़ आप लोग ऐसे इमोशनल मत होइए, आज होली है,
और हमें आज के दिन ऐसे उदास या मायूस नहीं होना चाहिए। सावित्री जी नम आंखों से उसे देखकर पूछती हैं, कैसे हो? पूजा हो गई आप दोनों की? रुहानका मुस्कुराकर कहती है, जी दादी माँ, हमारी पूजा हो गई और आप सबकी हो गई। सावित्री जी हाँ में सिर हिलाकर कहती हैं, हाँ हमारी भी हो गई। रुहानका उनके चेहरे को देखकर कहती है, तो फिर किसी ने एक दूसरे को गुलाल क्यों नहीं लगाया? रुहानका की बात सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तो रियाज बात संभालते हुए कहता है, वो भाभी एक्चुअली जैसे ही हमारी पूजा हुई आपका कॉल आ गया तो बस इसलिए। रुहानका मुस्कुराकर कहती है, अच्छा फिर चलिए सब जल्दी से एक दूसरे को कलर लगाइए और हाँ होली विश कीजिए। उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो नन्ही गुलाल से भरी थाल उनके पास लाकर कहती है, ये लीजिए गुलाल, अब जल्दी से लगाइए एक दूसरे को। सावित्री जी एक गहरी सांस लेकर गुलाल अपने हाथों में लेकर सबसे पहले राजवीर जी और रणविजय जी को लगाकर कहती हैं, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजवीर जी भी हल्का गुलाल लेकर सावित्री जी के चेहरे पर लगाकर कहते हैं, आपको भी माँ। इतना कहकर वो उनके पैर छूते हैं। रणविजय जी भी सावित्री जी को कलर लगाकर उनके पैर छूते हैं तो सावित्री जी स्वर्णा जी के चेहरे पर गुलाल लगाकर कहती हैं, होली की हार्दिक शुभकामनाएं बड़ी बहू। स्वर्णा जी भी हल्का सा गुलाल सावित्री जी को लगाकर कहती हैं, आपको भी माँ जी। इतना कहकर वो उनके पैर छूती हैं। अब सावित्री जी पूजा जी की तरफ मुड़ती हैं जो सबसे दूर एक कोने में खड़ी थी। सावित्री जी उनके पास जाकर उन्हें हल्का सा टीका लगाकर कहती हैं, होली की हार्दिक शुभकामनाएं छोटी बहू। पूजा जी हल्का सा गुलाल लेकर सावित्री जी के चेहरे पर लगाकर अचानक ही भावुक हो जाती हैं। फिर उनके पैर छूकर कहती हैं, आपको भी माँ जी। सावित्री जी उनके सिर पर हाथ फेरती हैं। फिर रियास और बाकी सब बच्चों को कलर लगाती हैं। उनके कलर लगाने के बाद सब एक दूसरे को कलर लगाकर हैप्पी होली कहते हैं। रणविजय जी राजवीर जी को कलर लगाकर उनसे गले मिलकर उन्हें हैप्पी होली कहते हैं। फिर पूजा जी की तरफ मुड़ते हैं जो उन्हें आस भरी नज़रों से देख रही थी। रणविजय जी उन्हें एक नज़र देखकर रियाज के पास चले जाते हैं जिससे पूजा जी अफसोस से अपनी आंखें भींच लेती हैं। तभी स्वर्णा जी उनके सामने आकर उनके गालों पर गुलाल लगाकर कहती हैं, हैप्पी होली छोटी। स्वर्णा जी के ऐसे करने की अपेक्षा पूजा जी को नहीं थी। उन्हें लगा था कि जो कुछ भी उन्होंने एकांश के साथ किया है उसके बाद स्वर्णा जी शायद ही उनके पास आएंगी। स्वर्णा जी उन्हें हैरान देखकर कहती हैं, मुझे कलर नहीं लगाओगी छोटी? पूजा जी उनकी बात सुनकर नम आंखों से उन्हें देखकर जल्दी से उन्हें गुलाल लगाकर कहती हैं, हैप्पी होली दीदी। इतना कहकर वो स्वर्णा जी के पैर छूती हैं तो स्वर्णा जी उन्हें रोककर उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं। ये सब कुछ पूरा परिवार देख रहा था। सिर्फ वही नहीं बल्कि रुहानका और एकांश भी वीडियो कॉल में सब कुछ देख रहे थे। तभी नित्या एकांश से कहती है, हैप्पी होली भाई। एकांश मुस्कुराकर कहता है, सेम टू यू छोटी। नित्या मायूसी से कहती है, भाई पहली बार ऐसा होगा जो होली के दिन आप हमारे साथ नहीं होंगे। वी विल मिस यू भाई। एकांश उसकी बात सुनकर मायूस हो जाता है पर जल्दी से खुद को संभाल कर कहता है, इट्स ओके छोटी। जब वहाँ होली सेलिब्रेशन हो जाए तब तुम यहाँ आ जाना, फिर हम दोनों मिलकर यहाँ होली खेलेंगे। नित्या खुशी से कहती है, सच्ची भाई? एकांश मुस्कुराकर कहता है, हाँ छोटी सच्ची। शिवांश नित्या को साइड करके कहता है, अब मुझे भाई और भाभी को विश करने दो, हटो तुम। नित्या मुंह बनाकर साइड हो जाती है तो शिवांश रुहानिका और एकांश को देखकर मुस्कुराकर कहता है, हैप्पी होली भाई और भाभी। एकांश और रुहानिका एक साथ कहते हैं, थैंक यू शिव। एकांश पूछता है, शिव पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जाम अच्छे तो जा रहे हैं ना? शिवांश हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ भाई एग्ज़ाम अच्छे जा रहे हैं। बस एक ही एग्ज़ाम बचा है जो काफ़ी दिनों बाद है, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। एकांश उसकी बात पर सिर हिलाता है। फिर सावित्री जी से कहता है, दादी हैप्पी होली। आपने मुझे तो विश किया ही नहीं। सावित्री जी सोफे पर बैठते हुए उन्हें देखकर कहती है, आप दोनों को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रुहानिका मुस्कुराकर कहती है, सेम टू यू दादी माँ। ऐसे ही एक एक करके एकांश और रुहानिका सबको होली विश करते हैं। पूजा जी इन सब में एक साइड में खड़ी थी। वो एकांश को फेस नहीं करना चाहती थी। तभी एकांश कहता है, चाची कहाँ है? मुझे उन्हें भी विश करना है। उनकी बात सुनकर सब पूजा जी को देखते हैं तो पूजा जी हिचकिचाते हुए सामने आती हैं जिससे एकांश उन्हें देखकर मुस्कुराकर कहता है, हैप्पी होली चाची। पूजा जी को उसके मुंह से अपने लिए चाची सुनकर बुरा लगता है पर वो अपने जज्बातों पर काबू पाकर कहती हैं, सेम टू यू एकांश। रुहानिका भी कहती है, हैप्पी होली चाची। पूजा जी उसे भी
सेम टू यू बोलती हैं। रोहनका सहजता से पूछती है, कैसी हैं आप? रोहनका के लिए एक सरल सा सवाल था, पर पूजा जी उनके लिए तो शायद ये दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल था, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि इतना सब होने के बाद, जहाँ उनके पति, उनके बच्चे, उनका पूरा परिवार उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है, ऐसे में वो कैसी हो सकती हैं। यह सब सोच कर ही पूजा जी की आंखों में नमी आ जाती है। आखिर उन्होंने यह सब कुछ किया किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। लेकिन उन्होंने ही उन्हें नहीं समझा। पूजा जी खुद की भावनाओं पर रोक लगाकर कहती हैं, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? एकांश और रुहानिका उनकी बात सुनकर एक दूसरे को देखते हैं। फिर रुहानिका कहती है, हम दोनों भी ठीक हैं। एकांश सबसे कहता है, अच्छा अब रात बहुत हो चुकी है, तो बाद में बात करते हैं, बाय। सब लोग बाय कह देते हैं, जिससे रुहानिका कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। कॉल डिस्कनेक्ट करके रुहानिका एकांश को देखती है, जो अपने जज्बातों को छिपाने की नाकाम कोशिश में लगा था। रुहानिका उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहती है, एक बार फिर आप अपने जज्बात मुझसे छिपा रहे हैं एकांश जी। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? एकांश उसकी आंखों में देखकर नम आंखों से कहता है, आई कांट लिव लाइक दिस रूह, आई नीड दैम। रुहानिका प्यार से कहती है, आपके साथ वो सब है एकांश जी, बस थोड़ा दूर है, पर मैं तो आपके पास हूँ ना, एंड आई प्रॉमिस हमेशा रहूँगी भी, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए। जैसे आपने हमेशा मुझे संभाला है, मुझे प्यार दिया है, मेरा साथ दिया है, वैसे ही मैं भी आपको हमेशा संभालूंगी और आपका साथ दूंगी। एकांश उसकी आंखों में झाँक कर कहता है, सच में ना रूह, क्योंकि अब किसी पर भरोसा करने से भी डर लगता है। रुहानिका उसकी आंखों में देखकर कहती है, सच में एकांश जी, बस मुझ पर भरोसा कीजिए, हाँ? एकांश हाँ कहकर उसके कंधे पर अपना सिर टिका देता है, तो रुहानिका उसके बाल सहलाने लगती है। राठौर मेंशन सब एक दूसरे को कलर लगाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं नन्ही भी सबको गुलाल लगा चुकी थी, पर रियांश को नहीं लगा पाई थी, इसलिए वो अपने कदम रियांश के कमरे की तरफ बढ़ा देती है। रियांश के कमरे के सामने आकर नन्ही एक गहरी सांस लेकर दरवाज़ा नॉक करती है। दूसरी तरफ रियांश कमरे में बालकनी में बैठा लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक सुनकर रियांश उठकर जाकर दरवाज़ा खोलता है, तो सामने नन्ही को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। नन्ही नर्वसली हल्का सा मुस्कुराकर अपने हाथ आगे उसके चेहरे के सामने करके कहती है, हैप्पी होली। वो मैंने तुम्हें कलर नहीं लगाया तो? उसकी बात सुनकर रियाज कुछ पल उसे घूरता है, तो नन्ही सकपकाते हुए कहती है, अगर तुम्हें नहीं लगवाना है तो इट्स ओके, मैं तो बस ऐसे ही लगाने तुम्हें। रियाज उसकी बात बीच में काटकर उसे देखकर कहता है, लगा दो। नन्ही हैरानी से कहती है, क्या सच में? रियाज आराम से कहता है, इट्स ओके, अगर तुम्हें नहीं लगाना तो जाओ। इतना कहकर वो मुड़ने को होता है, पर नन्ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोककर कहती है, अरे अरे रुको, वो तुमने अचानक कहा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। रियाज उसकी बात सुनकर उसकी तरफ मुड़कर अपना हाथ देखता है, जिसे नन्ही ने पकड़ा था, तो नन्ही उसकी नज़रों का पीछा करते हुए उसका हाथ छोड़कर नजरें चुराने लगती है। रियाज अपने हाथ बांधकर उसे देखकर कहता है, अब लगाओगी भी मुझे? बहुत काम भी है ऑफिस का। नन्ही उसकी बात सुनकर मुंह बिगाड़ कर मन ही मन कहती है, एक तो पता नहीं है इतना खड़ूस क्यों है, खैर अभी जल्दी से कलर लगा देती हूँ, वरना क्या पता इसका मन बदल जाए। इतना कहकर वो अपने हाथ आगे बढ़ाकर रियाज के दाएं गाल पर हल्का सा गुलाल लगाकर मुस्कुराकर कहती है, हैप्पी होली। रियाज से रिलाकर कहता है, हाँ सेम टू यू, अब तुम जाओ, मुझे काम है ऑफिस का। इतना कहकर वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। वहीं नन्ही को उसका यह बर्ताव काफ़ी खलता है, पर फिर वो खुद को संभाल कर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ रियाज दरवाज़ा बंद करके उससे टिककर खड़ा अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करके कहता है, नहीं मैं दोबारा इस समय नहीं फंस सकता, और वैसे भी मैं सिर्फ श्रद्धा से ही प्यार करता हूँ और उसे ही करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर जो मुझे नन्ही के लिए फील होता है, वो मैंने श्रद्धा के लिए कभी क्यों फील नहीं किया। ये सब सिर्फ कुछ पल का अट्रैक्शन है, जो मुझे नन्ही के ज़्यादा आसपास रहने पर फील होता है। आई थिंक अब उससे दूरी बनाना ही बेहतर है, मेरे लिए भी और नन्ही के लिए भी। इतना कहकर वो अचानक ही खामोश हो जाता है, क्योंकि नन्ही के दूर होने के ख्याल से ही उसे बुरा लग रहा था, जिसका मतलब वो नहीं समझ पा रहा था। खैर रियाज ज़्यादा ना सोचकर अपना सिर झटक कर वापस बालकनी में जाकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। अगली सुबह राजपूत निवास। रोहनका सुबह जल्दी से उठकर किचन में जा ही रही होती है कि तभी एकांश भी उसके साथ किचन में आता है। यह देखकर रोहनका कहती है, अरे अरे आप यहाँ क्या करने आए हैं आज?
एकांश उसे देखकर मुस्कुराकर कहता है, आज मैं अपनी बीवी की मदद करने आया हूँ किचन में। रुहानका नाटक करते हुए कहती है, अच्छा जी, ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो आपके दर्शन मुझे यहाँ मिल रहे हैं? एकांश हैरानी से कहता है, वाट डू यू मीन रू? क्या मैं किचन में कभी नहीं आता? रुहानका हंसते हुए कहती है, अरे बाबा, मजाक कर रही थी। अच्छा, ऑन ए सीरियस नोट बताइए, कैसे आना हुआ आपका यहाँ? एकांश कहता है, क्योंकि आज सब लोग आ रहे हैं तो मैंने सोचा आज का लंच और ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा। रुहानका असमंजस में कहती है, कौन आ रहा है? एकांश उसे देखकर मुस्कुराकर कहता है, बंस और प्रिया का कॉल आया था, कह रहे थे आज हमसे होली मिलने आ रहे हैं। चूंकि आपकी ये पहली होली है तो ये आपके मायके में होनी चाहिए, और हम भाई हैं तो बंस और प्रिया आपसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए आपके मायके वालों की तरफ से। रुहानका उसकी बात सुनकर कहती है, क्या ताई जी भी? एकांश नामे से हिलाकर कहता है, नहीं वो नहीं, सिर्फ बंस और प्रिया आ रहे हैं, बाकी रियांश, छोटी और शिव भी आएंगे। रियांश का कॉल आया था कि वहाँ सेलिब्रेट करने के बाद वो लोग यहाँ आएंगे। रुहानका मुस्कुराकर खुशी से कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर चलिए शुरू करते हैं, मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। एकांश हाँ में सिर हिलाता है तो दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। राठौर मेंशन सब सुबह से ही रोज की तरह अपने कमरे में थे। रियांश अपने रूम से रेडी होकर शिवांश और नित्या के रूम में जाकर उन्हें लेकर राजपूत निवास के लिए निकलने लगता है। तभी सावित्री जी भी अपने कमरे से रेडी होकर बाहर आते हुए कहती हैं, रुकिए, हम भी चलेंगे। उनकी बात सुनकर तीनों रुककर एक दूसरे की शक्ल देखते हैं तो शिवांश धीरे से रियांश के कान में कहता है, ओ नो, अब तो दादी भी आ रही हैं, अब तो हो चुकी हमारी हैप्पी होली। रियांश उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ यार, मैंने तो सोचा था सब भांग पियेंगे, खूब मस्ती करेंगे, पर यहाँ तो ये भी चल रही हैं। अब तो हो गई हैप्पी होली। नित्या, जो कि शिवांश के बगल में खड़ी थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो तेज से कहती है, आप लोग इतने धीरे धीरे क्या बात कर रहे हो? उसकी बात सुनकर शिवांश और रियांश उसे घूरते हैं तो सावित्री जी कहती हैं, क्या बात कर रहे थे आप दोनों? क्या आप दोनों हमें नहीं ले जाना चाहते? उनकी बात सुनकर रियांश सक पकाते हुए कहता है, नहीं दादी, ऐसा वाला कैसे हो सकता है? मैं तो बस शिव के एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहा था, वो कुछ दिन बाद है ना, तो सब प्रिपेयर हुआ या नहीं, ये पूछ रहा था। सावित्री जी उसकी बात सुनकर अपनी पारखी नज़रों से उसे देखने लगती हैं तो रियांश अपना थूक निगलते हुए नकली मुस्कान के साथ उन्हें देखकर कहता है, चलिए ना, चलते हैं वरना लेट हो जाएगा। सावित्री जी उसकी बात सुनकर सिर हिलाकर उसके साथ बाहर की ओर बढ़ जाती हैं तो रियांश एक चैन की सांस लेता है। तभी सोना जी, राजवीर जी और रणविजय जी भी अपने अपने कमरे से बाहर आकर कहते हैं, रुकिए, हम भी चलते हैं। उन्हें देखकर रियांश और शिवांश एक दूसरे को देखकर मुंह बनाते हैं, फिर नकली मुस्कान के साथ उन्हें कार में बैठने को कहते हैं। सब लोग कार में बैठते हैं। एक कार में रियांश, राजवीर जी, स्वर्णा जी और सावित्री जी थे तो दूसरी कार में शिवांश, रणविजय जी और नित्या थे। रियांश कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाने को होता है कि नन्ही भागते हुए आकर कार के सामने आकर कहती है, अरे रुको, मैं भी चल रही हूँ। उसकी बात सुनकर रियांश धीरे से बुदबुदाता है, पूरे खानदान को बुला लेते हैं ना, सब चलेंगे। राजवीर जी, जो उसकी बगल में बैठे थे, वो उसकी बुदबुदाहट सुनकर कहते हैं, तुमने कुछ कहा क्या? रियांश हड़बड़ाकर कहता है, नहीं तो, मैं तो कह रहा हूँ इसे कहाँ बैठाएंगे। रणविजय जी नन्ही को अपनी कार में बैठा लेते हैं तो रियांश एक चैन की सांस लेकर फिर से कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। सभी लोग राठौर मेंशन से जा चुके थे। उस मेंशन में अगर कोई था तो वो थी पूजा जी। उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी रुहानका और एकांश का सामना करने की, इसलिए वो घर में ही थी। राजपूत निवास। रुहानका और एकांश सब कुछ बनाकर किचन में रखते हैं, तभी डोरबेल बजती है तो रुहानका अपने हाथ धोकर कहती है, मैं देखती हूँ। रुहानका जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने बंस और प्रिया को देखकर मुस्कुराकर उन्हें अंदर बुलाती है। बंस और प्रिया सोफे पर बैठते हुए कहते हैं, हैप्पी होली रुहानिका दी। रुहानका मुस्कुराकर कहती है, सेम टू यू, रुकिए, मैं अभी कलर लेकर आती हूँ। इतना कहकर रुहानका दूसरे साइड जाती है जहाँ एक टेबल पर उन्होंने, रुहानका और एकांश ने कलर और बाकी चीज़ों को सजाया था। रुहानका एक प्लेट लेकर बंस और प्रिया के पास आती है तो दोनों खड़े होकर पहले उसे गुलाल लगाते हैं, फिर रुहानका दोनों को गुलाल लगाती है। तब तक एकांश भी बाहर आ जाता है तो बंस उसके गले मिलकर उसे गुलाल लगाता है, फिर प्रिया भी एकांश को हल्का सा गुलाल लगाती है। सब लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। तब तक रुहानिका नाश्ता लेकर आती है और उन्हें देती है। सब लोग साथ में बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी फिर से डोरबेल बजती है तो एकांश उठते हुए कहता है,
लगता है रियांस लोग भी आ गए हैं, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो दरवाज़ा खोलने चला जाता है। दरवाज़ा खोलते ही पूरा राठौर परिवार को अपने सामने देखकर एकांश की आंखों में नमी आ जाती है। साथ ही वो काफ़ी हैरान भी होता है। सावित्री जी उसे स्थिर खड़ा देखकर कहती हैं, हमें अंदर नहीं बुलाएंगे? एकांश उनकी बात सुनकर साइड हटकर उन्हें अंदर बुलाता है, तो सावित्री जी समेत सब लोग अंदर आते हैं। सबको देखकर रोहनका भी काफ़ी सरप्राइज होती है, पर फिर खुशी से उनका स्वागत करती है। बंस और प्रिया भी सबसे मिलते हैं। सब बैठे ही थे कि रोहनका नाश्ता लाकर सबके सामने रखते हुए कहती है, आज का सारा नाश्ता एकांश जी ने बनाया है, स्पेशली आप सबके लिए। स्वर्णा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहती हैं, कितने दिन बाद हमें अंश के हाथ का कुछ खाने को मिलेगा। वैसे हमें पता है ये सब ना उसने खासकर नित्या के लिए बनाया है, क्यों अंश? एकांश उसकी बात पर मुस्कुराकर कहता है, जी माँ, पर आप सबके लिए भी है। अच्छा, आप सब टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। सोना जी और बाकी सब सिर हिलाकर एक बाइट लेते हैं। नित्या खुशी से कहती है, भाई ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा आप हमेशा बनाते हो। थैंक यू। एकांश उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुराकर रह जाता है। रणविजय जी मायूसी से एकांश से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरी वजह से तुम हमारे साथ होली भी नहीं मना पाए। मेरी वजह से तुम्हें वो घर छोड़कर आना पड़ा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि पूजा के मन में यह सब चल रहा है। उसकी बात सुनकर एकांश उनके पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, प्लीज़ चाचू, आप ऐसा मत सोचिए, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब देखिए, पहले मैंने कोई संघर्ष नहीं किया, मुझे बिना किसी मेहनत के, बिना किसी संघर्ष के इतनी अच्छी पोजीशन मिल गई। लेकिन अब मैं जब संघर्ष करूँगा, मेहनत करूँगा, तब मुझे अंदाज़ा होगा कि जो लोग संघर्ष और मेहनत करके इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, उनके लिए कितनी खुशी की बात होती है ये। मैं भी उस फीलिंग को महसूस कर सकूंगा, मैं भी वो सारी खुशी महसूस करूंगा। तो फिर प्लीज़ आप ऐसी बातें मत सोचिए। रणविजय जी उसकी बात सुनकर उसकी पीठ थपथपाकर कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, और मुझे पता है हर बार की तरह इस बार भी तुम हम सबको प्राउड महसूस करवाओगे। एकांश मुस्कुराकर कहता है, आई होप ऐसा ही हो। दूसरी तरफ सुनीता जी घर में किसी को न देखकर खुद से कहती हैं, जरूर ये दोनों उस रूहानिका से मिलने गए हैं। इन दोनों को समझ में नहीं आता क्या, उस रूहानिका की वजह से इनकी माँ विधवा हो गई, ये दोनों बिन पिता के हो गए। पर नहीं, इन्हें पता नहीं क्यों उस रूहानिका से मिलना जुलना अच्छा लगता है। खैर जो भी हो, मेरा प्लान तो कामयाब हो गया। फाइनली मैंने रूहानिका और एकांश को उस घर से निकलवा दिया। अब बस तुम देखती जाओ रूहानिका, कैसे तुम्हें और तुम्हारे उस पति की ज़िंदगी में तबाह करती हूँ। यह सब कहते वक्त उनके चेहरे और आंखों में रूहानिका और एकांश के प्रति असीम नफरत दिख रही थी। अचानक ही कुछ सोचकर सुनीता जी टेढ़ा मुस्कुराकर कहती हैं, चलो आज की होली को यादगार बनाते हैं मिसेस रूहानिका एकांत सिंह राठौर के लिए। इतना कहकर वो मुस्कुराकर अपना पर्स लेकर बाहर चली जाती हैं। राजपूत निवास। रेहान सबको बाहर गार्डन में लाता है, तो वहाँ होली की तैयारियां होते देखकर रूहानिका कहती है, अरे ये सब किसने करवाया? रेहान मुस्कुराकर कहता है, ये सब मैंने करवाया है। अब मेरी भाभी की पहली होली है, तो ये इतनी सूखी सूखी तो नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर रूहानिका भावुक हो जाती है, तो रियाज उसकी आंखों की नमी साफ करके नाटक करते हुए कहता है, हूँ भाभी, आई हेट टीयर्स। उसकी नौटंकी देखकर रूहानिका मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ सुनीता जी राजपूत निवास के बाहर पहुंचकर अंदर जाने को होती हैं, पर अचानक ही एक आदमी को कुछ डेकोरेशन का सामान लेकर अंदर जाते देखकर उसे अपने पास बुलाकर रूहानिका के घर की तरफ इशारा करके पूछती हैं, सुनो, क्या तुम अंदर जा रहे हो? वो आदमी हाँ में सिर हिलाकर कहता है, जी आपको कुछ काम था? सुनीता जी कुछ सोचकर उसे एक छोटा सा पैकेट देकर कहती हैं, मेरे एक काम करोगे, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। वो आदमी कुछ सोचकर कहता है, जी बताइए क्या काम है? सुनीता जी से रूहानिका की फ़ोटो अपने फ़ोन में दिखाकर कहती हैं, यह पैकेट का सामान किसी चीज़ में मिलाकर इस लड़की को पिलाना है, बस इतना ही काम है। वो आदमी घबराकर कहता है, कहीं इसमें जहर तो नहीं? देखिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता किसी को मारने का। सुनीता जी से डांटते हुए कहती हैं, पागल हो क्या? मैं तुम्हें किसी को मारने को क्यों कहूँगी, जब मुझे पता है वो तुम्हारा बस का नहीं। इसमें जहर नहीं, कुछ और है। बस तुम्हें इस लड़की को पिला दो किसी तरह। आई प्रॉमिस इन सब में तुम्हारा नाम नहीं आएगा। वो आदमी को सोचकर वो पैकेट लेकर कहता है, ठीक है, पर इसके बदले मुझे 20,000 चाहिए। सुनीता जी उसे 10,000 देकर कहती हैं, बाकी का पैसा काम होने के बाद मिलेगा।
तो जाओ, जाकर जल्दी से काम खत्म करो। वो आदमी पैसे लेकर वहां से चला जाता है। वही सुनीता जी उसके जाते ही टेढ़ा मुस्कुराकर कहती हैं, अब आएगा मजा, जब रुआनका सबके सामने नशे में धुत होकर अपनी बेइज्जती करवाएगी। तुमने मेरी बेइज्जती करवाई थी ना रुहानिका, मेरे पति को पूरी दुनिया के सामने तुमने बेइज्जत किया ना, अब देखना कैसे तुम खुद ही खुद को बेइज्जत करोगी। इतना कहकर वो हंसने लगती हैं। क्या सुनीता जी हो पाएंगी अपनी चाल में कामयाब? क्या रुआनका खुद को सुनीता जी की साजिश से बचा पाएगी? क्या रियांश वाकई नंदनी को खुद से दूर कर देगा? जानने के लिए पढ़िए कहानी का नेक्स्ट पार्ट।